हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सब लोग ऑनलाइन क्यों नहीं हुए आप अभी तक? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हाँ, हुआ नहीं? आ गया, आ गया। हाँ, चलो ओके। हाँ जी बच्चों, सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन हो, बाकी सब किधर हैं? 3 कौन-कौन ऑनलाइन है? अटेंडेंस लगवाओ ज़रा। 3 कौन-कौन ऑनलाइन है? आवाज़ आ रही सबको? सहरा, सहरा आवाज़ आ रही मेरी? चलो ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी सादिया। टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया, टेस्ट आप देख लेना। और ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। वेसल्स जो हैं, जैसे कि हमने एनाटमी पढ़ी थी, वेसल्स भी हमने देखी थी। आपने टेस्ट जब करोगे बहुत इजी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। और जब एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से उसकी आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो आपने टेस्ट करना है। टेस्ट की डेट कल 12 बजे तक है, रात तक। कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 टेस्ट हैं, एक एनाटमी और कंडक्शन का है, वो आप पहले भी कर चुके हो, और एक साथ में और है। 2 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है। दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करके मुझे आज ही टेस्ट अटेम्प्ट करके बल्कि वापस भेज दो, कल मैं नया टेस्ट अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, आज हम हमारी जो रिवीजन है वो क्रिटिकली जो मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट है क्रिटिकली इल पेशेंट की, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ, आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। और इसमें अगर कहीं पे भी कुछ लैकिंग रह गई होगी तो वो आज हम कवर कर लेंगे, ताकि आप जब पेपर में अटेम्प्ट करो तो आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये होते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है। अब ये पेशेंट वो हैं जो कि क्रिटिकली इल हैं, बहुत सिक हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नर्सिंग केयर की, अटेंशन की, और जो है वो प्रॉपर जो है ना नर्सिंग केयर की काम की ज़रूरत है, ठीक है। जिनको मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं और जो बहुत ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है। क्रिटिकल केयर की हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है, क्रिटिकली इल पेशेंट क्या होते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जब तक हम अलग अलग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगी, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले क्रिटिकल केयर नर्स क्या होती है ये हम देखेंगे क्या है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, ये फील्ड ऑफ नर्सिंग है, ऐसी फील्ड है नर्सिंग की, ठीक है, विद अ फोकस ऑन अटमोस्ट केयर ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट और अनस्टेबल पेशेंट, जिनमें हम टोटल होलिस्टिक केयर और फुल फोकस्ड और केयर प्रोवाइड करते हैं किन पेशेंट को, जो कि क्रिटिकली इल होते हैं, जो कि खुद से कोई कुछ नहीं कर सकते, जिनकी ब्रीदिंग भी कंप्रोमाइज्ड है, जिनका हार्ट रेट भी कंप्रोमाइज्ड है, और जो कोमा में है और जो डिपेंडेंट है, ठीक है। या बहुत सिक हार्ट पेशेंट है, या स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे है, और हीमोडायनामिकली पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्रिटिकल इल पेशेंट क्या होते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट जो हैं आर दोज हु आर एट रिस्क ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि एक्चुअली हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, या वो जा सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, या किसी ऐसी प्रॉब्लम से जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकते हैं। अब जैसे पेशेंट एमआई का है हमारे पास, ठीक है, वो खुद तो उस टाइम में पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, हार्ट रेट उसका ठीक है, बीपी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन 3 डेज के अंदर अंदर 72 आवर्स में उसे कभी भी अरिदमिया हो सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, क्योंकि एमआई की कॉम्प्लिकेशन है ना, कि डेथ भी हो सकती है, अरिदमियाज भी हो सकते हैं, और जो है वो पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, तो वो पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है। पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बहुत सिक है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है,
स्पॉन्टेनियस उसकी अपनी आ रही है, डिपेंडेंट वेंटिलेटर डिपेंडेंट है, लेकिन एक दो उसकी अपनी एफर्ट भी आ रही हैं, तो कभी भी उसकी वो भी रुक सकती है और पेशेंट की ब्रेन डेथ हो सकती है। तो वो क्या है, पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में वो है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट्स हम कहते हैं सीसीयूज या आईसीयूज, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स। ये स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं, क्यों, ताकि हम मीट कर सके स्पेशल नीड्स ऑफ एक्चुअली एंड एक्यूटली और क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए। ठीक है। मतलब ये कि क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयूज और आईसीयूज क्या होते हैं, ये इस तरह से स्पेशली बनाए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम मीट कर सके, जो प्रोवाइड कर सके हमें स्पेशल नीड्स को, जो कि एक्यूट या क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ज़रूरियात हमें पड़ेंगी। ठीक है। तो वो क्या है, ऐसे यूनिट जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनमें हम इन पेशेंट को अच्छे तरीके से देख सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिकॉग्नाइज किया द नीड टू कंसीडर द सेवेरिटी ऑफ इलनेस फॉर बेड एलोकेशन, ठीक है, ऑफ द पेशेंट, एंड शी प्लेस द सीरियसली इल पेशेंट्स नियर द नर्सिस स्टेशन। अब क्या है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसने ये रिकॉग्नाइज किया क्या, कि नीड है हम इस चीज़ को कंसीडर करें कि जो स्वेरिटी है इलनेस की, ठीक है, फॉर बेड एलोकेशन ऑफ पेशेंट एंड, यानी कि जो स्वेरिटी है इलनेस की, उसको हम उसको समझने की, उसको कंसीडर करने की हम कोशिश करें, और पेशेंट्स जो हैं उनकी एलोकेशन की जाए, एलोकेशन ऑफ पेशेंट्स किया जाए। यानी कि पेशेंट जो हैं वो, जैसे कि अब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं वो काउंटर के करीब हम रखते हैं, या जो हमारे जैसे हमने स्टेप डाउन बना दिया, जो बहुत सिक होते हैं वो आईसीयू 1 में है, जो थोड़े लाइट हो जाए आईसीयू 2 में आ जाते हैं, जो थोड़े से और बेहतर हो जाए आईसीयू 3 में आ जाते हैं। इस तरीके से हमने डिवीजन्स की हुई हैं। ठीक है। तो क्या है, बेसिकली कहने का मकसद कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी एलोकेशन, उनको प्रॉपरली बेड दिलवाना और उनकी बेड की सेटिंग करवाना, ये सब फ्लोरेंस ने जो है वो स्टार्ट किया। और दूसरा क्या हुआ कि उसने क्या किया कि पेशेंट्स के नियर स्टेशन होना, नर्सिस स्टेशन होना चाहिए। इसी वजह से आप अक्सर ये सोचते होंगे कि ये किसने डिज़ाइन किया है कि पेशेंट्स भी पड़े हुए हैं और दरम्यान में नर्सिंग काउंटर है। ठीक है। तो बेसिकली ये करने का मकसद जो है वो ये था कि हम अपने काउंटर पे अगर आके बैठ भी जाते हैं, तो हम पेशेंट के मॉनिटर के ऊपर नज़र रख सकें, हमें अपने काउंटर से बैठे हुए हर एक बेड और हर एक बेड का मॉनिटर नज़र आता हो। काउंटर इस तरीके से नर्सिस काउंटर बना होना चाहिए, और कोई बंद कोई हिडन रूम नहीं होना चाहिए, ताकि अगर किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो हम जल्दी से नर्सिस को अप्रोच कर सकें। फिर इसके अलावा क्या है कि ये हो गया दूसरा, जो 1:1 की रेशियो है, ये भी तब से ही स्टार्ट हुई है, और ये बेड एलोकेशन की का ट्रेंड जो है, ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया कि होता ये है कि जब तक नर्सिस को बेड्स एलोकेट नहीं किए जाते कि ये आपका बेड है, आज आपने यही वाले पेशेंट देखने हैं, उस वक्त तक पेशेंट पे कोई तवज्जो नहीं देता, जब तक किसी को ये कंफर्म ना हो कि आज ये पेशेंट्स मेरे हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी होता है बेड्स एलोकेट करना। और जब आपको सपोज अगर 10 बेड्स हैं और 10 ही नर्सिस हैं, तो अब हमने रूटीन के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि भाई जी फर्स्ट 10 के ऊपर जो है वो ये फलाने 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 की ड्यूटी होगी, एक पे इफरा की है, 2 पे हबीबा की है, 3 पे सिदरा की है, फिर 4 पे अस्मा की है, फिर सहर की है, फिर सादिया की है। अब आप सबका हमने नाइट की हमने एलोकेशन कर दी है, नाइट में या एक दिन पहले ही। अब पहले तक जो बेड 1 और 2 है हबीबा का और इफ्रा का, उसके ऊपर वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स थे। ठीक है। सुबह तक इन दोनों ने सोचा कि मैं किसी से डबल ड्यूटी करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पे तो वेंटिलेटर के पेशेंट है और वो सुबह तक बड़ा जलील करेगा, मैं तो ऑफ कर लूँगी, मैं सिस्टर से कह के अपना ऑफ लगवा लेती हूँ, मैं कुछ भी करके छुट्टी कर लेती हूँ, हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि वो तो रात को एक्सपायर हो गए दोनों के दोनों, और वो बेड फ्री हो गए। ठीक है। तो लक बाय चांस भी होता है कि जो एलोकेशन में इस तरह से जो पहले से ही बेड डिसाइडेड होते हैं, उनमें बाजू का पेशेंट ठीक होकर चल जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, और वो बेड फ्री हो जाते हैं। और बाजू का ये भी होता है कि स्टेबल पेशेंट भी सिक हो जाते हैं। तो एलोकेशन में जब हमने पहले से डिसाइड किया होता है, तो उसमें जो है वो किसी किस्म की फेवरेटिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं, और सबको पता होता है मैंने ये पेशेंट लेने ही लेना है।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, समझ आइए आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छा, 1923 में जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उन्होंने डेवलप किया स्पेशल केयर यूनिट फॉर न्यूरो सर्जिकल पेशेंट। 1923 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था न्यूरो सर्जरी के लिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मॉडर्न मेडिसिन कंसेप्ट ऑफ ट्राइज एंड स्पेशलिटी नर्सिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो मॉडर्न मेडिसिन है उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ ट्राइज है और स्पेशलिटी नर्सिंग है उन्होंने ये स्टार्ट करवाया और ये फिर कब से ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ट्राइज का मतलब आपको पता है ट्राइज क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब है कि प्रायोरिटी देना, किस केस को कितनी प्रायोरिटी की ज़रूरत है हम उसको उतने लेवल पे देखें। जैसे कि अगर पेशेंट बिल्कुल डाइंग कंडीशन में है और आपको पता है कि उसने और वो ओल्ड एज भी है और वो नियर टू डाई है, वो नहीं बच सकता, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो जिसको आपको बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है और आपको लगता है ये ट्राइएज है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लेट 1950s में जो है वो क्या हुआ था कि बिगनिंग हुई थी क्रिटिकल केयर यूनिट्स की। 1965 में फर्स्ट स्पेशलाइज्ड आईसीयू यूनिट बना था, कोरोनरी केयर यूनिट जिसे कहते थे। इमरजेंसी और स्पेशलाइज्ड आईसीयूज बन गए थे। ठीक है, इमरजेंसी और स्पेशलाइज्ड आईसीयू बनाना शुरू कर दिए थे। और फिर इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें होंगी तो हम कंसीडर करेंगे कि पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पर्सन विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। ठीक है, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होगा उसे हम क्रिटिकली इल पेशेंट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, दूसरे पे क्या है, ऐसे पेशेंट जो कि रेस्पिरेटरी, ये जो मेरा लैपटॉप है ना इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बीमार ना समझना। अच्छा, दूसरा क्या है, पेशेंट जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हो तब वो क्रिटिकली इल है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ हो तब वो क्रिटिकली इल है। कार्डियक टैम्पोनेट के साथ हो, स्वेयर शॉक में हो या हार्ट ब्लॉक में हो, ये सारे पेशेंट क्रिटिकली इल कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा कोई एक्यूट रीनल फेलियर के साथ हो, मल्टीपल ट्रॉमा के साथ हो, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ हो और ऑर्गन डिसफंक्शन हो या स्वेयर बर्न हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल 0 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, लेवल 0 पे कौन सी है, जो नॉर्मल वार्ड केयर पे होते हैं वो 0 पे होते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में जो क्रिटिकली केयर पेशेंट्स की है, क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हमने जो सेपरेट किए हैं उनमें सबसे पहले लेवल 0 से स्टार्ट हुआ, तो वो जो वार्ड में हमने रखे होते हैं उन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें निगलेक्ट नहीं करना होता। लेवल 1 पे एट रिस्क ऑफ डिटोरियोरेटिंग सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम, ऐसा ऐसा जो कि ऐसे पेशेंट जो रिस्क पे हैं कि वो डिटोरियोरेट हो जाएंगे या हो रहे हैं और सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम से लेने की जरूरत है। लेवल 2 से मोर ऑब्जर्वेशन जिसको चाहिए होती है या इंटरवेंशन चाहिए या सिंगल फेलिंग ऑर्गन है, कोई एक सिंगल ऑर्गन फेल हो रहा है या पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, वो लेवल 2 में आ जाएगा, जिन्हें हम कहाँ रखते हैं, रिकवरी में और पोस्ट ऑप सर्जरी में, इस तरह की जगहों पे जो रखते हैं। और जिनका सिंगल ऑर्गन फेल होता है, जो लिवर फेलियर के साथ है, लिवर ऑलरेडी सिंगल ऑर्गन है, वन किडनी फेलियर के साथ है, सिर्फ किडनी है, बाकी हार्ट और बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लंग्स वगैरह ठीक चल रहे हैं, और इसके कुछ मल्टी ऑर्गन में वो आ जाता है जिसका लिवर भी सही नहीं है, जिसका किडनी भी सही नहीं है, जो हार्ट पेशेंट भी है वो मल्टी ऑर्गन में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे पेशेंट लेवल 2 में वो आएंगे जिनको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, जिनका बीपी बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जा रहा है, जिनको मेडिसिन बहुत केयरफुली दी जा रही है, और दूसरा वो सिंगल फेलिंग ऑर्गन भी है और इसके अलावा कोई पोस्ट ऑपरेटिव भी है। पोस्ट ऑपरेटिव को भी हम बहुत केयरफुली देखते हैं ना कि पेशेंट जो है ब्लीड तो नहीं कर रहा, बीपी सही आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा लेवल 3 पे कौन से आएंगे, जिनको एडवांस्ड रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है या बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है या मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। ठीक है, एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है और मल्टी ऑर्गन फेलियर है, यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा रहे हैं या ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पे है या फिर उसे वेंटिलेटर पे ही डाल दिया गया है, एयरवे के अलावा भी उसे जरूरत है और इसके अलावा उसके ऑर्गन ज़्यादा फेल हैं। क्रिटिकल केयर से रिलेटेड जो 7 सीज हैं हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। 7 सीज क्या है, कंपैशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन है, कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन क्या है, ऑफ पेशेंट रिलेटिव्स एंड कोलीग्स को कंसीडर करना, एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स,
सबको कंसीडर करो, सबकी सुनो और कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करो। ठीक है, ये 7 C's में से एक है। कंफर्ट, कंफर्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम सफरिंग। तो पेशेंट को कंफर्ट देना है, उसकी सफरिंग को कम करना है, पेशेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और कंसीडरेशन में पेशेंट के रिलेटिव्स और कलीग्स को कंसीडर करना है। पेशेंट को अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे सर वाली लाइट ऑफ कर दो, और आप इस पे कहो कि नहीं मैंने ऑफ नहीं करनी, और ये सोने का टाइम नहीं है, उठ के बैठ जाओ, तो ये गलत है। आपको पेशेंट की डिमांड को कंसीडर करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि वो कहता है कि मेरी आइनोट्रॉप्स ही बंद कर दो, तो ये गलत है, ये नहीं आपने कंसीडर करना। पेशेंट कहता है मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है, ठीक है, और वो चाय पी सकता है, उसको मना नहीं है, शुगर फ्री पी ले या मीठी पी ले, जो उसको अलाउड है, तो वो आप कहोगे नहीं मुझे अटेंडेंट को बुला के कहना पड़ेगा, तो ये गलत है। अगर पेशेंट जूस पीना चाहता है तो आप अटेंडेंट को बुलवाओ, उसके हाथ पैगाम दो और मंगवाओ। अटेंडेंट कहते हैं कि हम थोड़ी देर मरीज के पास बैठना चाहते हैं, या अटेंडेंट चाहता है कि मरीज जो है उसको मैं ड्रेस चेंज करवा दूँ, ये पहना दें, और जो कंसीडरेबल बात है आप उसको कंसीडर करो, अपने कलीग्स को भी कंसीडर करो। अगर कोई तबीयत ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, ताकि अगर कोई फ्लू के साथ है या उसकी इस वक्त तबीयत बहुत खराब है, फीवर के साथ है, लेकिन उसे नाइट पे आना पड़ गया आपके साथ, तो आपने ये कंसीडर करना है कि अभी ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो ये शाम में ये फिर अपनी जब मेडिसिन का टाइम शुरू होगा तो ये बहुत अच्छे से पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसका थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है, उसको मेडिसिन दो, पानी पिला दिया, जो ठंडा पिला दिया, थोड़ा रेस्ट कर ले, बैठ जाए, इस तरह एक दूसरे को आप कंसीडर करो, हेल्प करो, ताकि क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सको। इसके अलावा केयरफुलनेस में क्या है? अवॉइडेंस ऑफ इंजरी, बहुत केयरफुली काम करना है ताकि इंजरी ना हो। अगर आपने आईवी लाइन ही सही तरीके से पास नहीं की, जल्दबाजी में लगाई है या टेप 2 लगाई और चले गए, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की आईवी लाइन निकल गई और पेशेंट सफर करेगा। कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी क्या है? ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केयर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए और केयर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्लोयर में क्या है कि क्लोयर में जो है वो एथिक्स और विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसका क्लोयर होना चाहिए। ये क्लोयर है कि वो जो होता है कि रिटर्न कोई चीज़ ली जाती है, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने उसको रखना है डॉक्यूमेंटेड। प्रिंसिपल्स क्या है? क्रिटिकल नर्सिंग केयर के प्रिंसिपल हैं डिलीवरी ऑफ ऑप्टिमल एंड अप्रोप्रिएट केयर है। ठीक है, आपने क्या करना? ऑप्टिमल और अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करनी है, रिलीफ करना है डिस्ट्रेस को, कंपैशन एंड सपोर्ट, ठीक है, डिग्निटी, इंफॉर्मेशन, केयर एंड सपोर्ट ऑफ रिलेटिव्स एंड केयर गिवर। प्रोसेस क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट का? सबसे पहले एडमिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट टू आईसीयू होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट को एडमिशन का और ओरिएंटेशन का पता हो कि भी मैं आईसीयू में आ रहा हूँ, ये आईसीयू है और आपको इसकी ज़रूरत है। सीसीयू और आईसीयू ओरिएंटेशन टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स बहुत ज़रूरी है। जब अटेंडेंट अंदर एंटर हुए हैं, जब आपने बता दिया है ऑन एडमिशन ही आप बता दो कि भाई हम आपके पेशेंट को आईसीयू में भेज रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, आपके साथ बहुत रश है, आप इन सबको घर भिजवा दो। आपको उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा, शूज़ चेंज करके अंदर जाना है, गाउन और ग्लव्स पहन के, कैप पहन के पेशेंट के पास जा सकते हैं, और सिर्फ जो ब्रेक टाइम है सिर्फ उसी में आ सकते हैं। जब आपने डॉक्टर से बात करनी है तो जो काउंसलिंग टाइम है आप सिर्फ उसी में कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप रश नहीं डाल सकते, वहाँ पे शोर अलाउड नहीं है, ड्रेसेस आपके नहीं चलेंगे, और पेशेंट के साथ वहाँ की फीस ज़्यादा है, वेंटिलेटर चार्जेस ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन चार्जेस हैं। ये सब चीज़ों की आपने पेशेंट को के अटेंडेंट को ओरिएंटेशन पहले ही दे देनी है, ताकि वो बाद में ये ना कहें कि हमें तो बताया ही नहीं। आईसीयू के बेड चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों का आपने पहले ही गाइड कर देना। एडमिशन क्विक चेक असेसमेंट इन आईसीयू क्या होगा? जनरल अपीयरेंस में आप एकदम से एज अ नर्स जैसे ही पेशेंट आपके पास एडमिशन में आया, तो आप फर्स्ट लुक में जैसे ही बेड पे या व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ देखते हो, आप फौरन से असेस कर लेते हो पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियसनेस है। फिर उसके अलावा एयरवे देख लेते हो, पोटेंसी जो है, पोजीशन ऑफ एयरवे, आर्टिफिशियल एयरवे अगर डला हुआ है तो वो ठीक है, प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं। अगर ईटीटी डली है तो ईटीटी काम भी कर रही है या नहीं रही है, एम ईटीटी उन्होंने फंसा के भेज दिया, स्टमक में ही है, एब्डोमन डिस्टेंड हुआ हुआ है, एब्डोमन खुला हुआ है और एम्बो करी जा रहे हैं, इमरजेंसी से पेशेंट आया आईसीयू में, लेकिन प्रॉपर जो है वो ईटीटी भी पास नहीं है, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है।
आपने ओवर लेते हुए ऑन एडमिशन आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। फिर ब्रीदिंग में आपने देखना है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन कैसी है, रेट कैसा है, डेप्थ कैसा है, पैटर्न कैसा है, सिमेट्री है या नहीं, एफर्ट दोनों तरफ से है या नहीं है। फिर इसके अलावा यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स कैसे हैं, ब्रेथ साउंड्स कैसे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रेथ कैसी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने असेस करनी है। सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रल आपने प्रोफियन भी चेक करनी है। सर्कुलेशन आप कैसे देखोगे, ईसीजी जो पेशेंट करवा के आया होगा या आप करवाओगे तो उस पर रेट, रिदम और प्रेजेंस ऑफ एक्टोपी देखोगे। ब्लड प्रेशर आप देखोगे, पेरिफेरल पल्सेस देखोगे, कैपिलरी रिफिल देखोगे, कलर देखोगे, टेम्परेचर देखोगे, मॉइस्चर देखोगे पेशेंट का, और प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप असेस करोगे। ठीक है, अब क्या है कि ब्लड प्रेशर आपने आते साथ ही जैसे ही पेशेंट को बेड पे लिटाया, अब जैसे ही पेशेंट एडमिशन आती है तो आप कोई एक आधा बंदा नहीं होता जो पेशेंट को रिसीव कर रहा होता है। उस टाइम में आपका टीएल भी आ जाता है और आपके साथ जो जूनियर सीनियर नर्सेज होती हैं वो भी पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करवाने आ जाते हैं। तो उस टाइम में जैसे ही पेशेंट को बेड पे डालते हैं, बेडशीट वगैरह सही करोगे तो एक जल्दी से बीपी ले लेता है और ईसीजी और जो जो चीज़ें एडवाइज होती हैं वो जल्दी से स्टार्ट करवा देते हैं। ईसीजी मशीन ले आओ और जी थर्मामीटर लगाओ, इसका बीपी देखो, पल्स देखो कैसी है, कॉन्शियसनेस देखो। डॉक्टर जैसे ही फौरन ही डॉक्टर एडमिशन पे ही आके खड़ा हो जाता है, हाथ वगैरह लगा के पेशेंट का टेम्परेचर देख लेते हैं, नेल्स हाथ पकड़ के इस तरह नेल्स को देख लेते हैं, मॉइस्चर चेक स्किन से पता लग जाता है कि पेशेंट की स्किन जो है वो ड्राई है, मॉइस्चर है, ये देख लेते हैं। फिर इसके अलावा पेशेंट का देख लेते हैं किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, नोज से, माउथ से, किसी टाइप की, कोई भी अगर सर्जरी का पेशेंट है तो ब्लीड तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक कर लेते हैं पेशेंट से बात करके, कैसे हैं, आंखें खोलें अंकल, जवाब दें, इस तरह के सवाल पूछते हैं। ये ऑन एडमिशन सारी चीज़ें असेस हो जाती हैं। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड प्लानिंग फॉर पेशेंट केयर। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, नो सी एंड फाइंड। नो में हम क्या देखेंगे ऑन एडमिशन, मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल इंटरवेंशन हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री का नो हमें क्यों होना चाहिए कि क्या पेशेंट पहले कोई मेडिसिन ले रहा है, सोशल हिस्ट्री पहले उसकी लोगों में गैदरिंग कैसी है, ठीक है, कहीं लड़ लुड़ के तो नहीं आया हुआ, या सोशली उसको कोई वो तो नहीं है, सोशली आइसोलेटेड तो नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, फैमिली में उसके सोशल रिलेशन उसके कैसे हैं, उसके फैमिली में रिलेशन कैसे हैं, मेडिकल इंटरवेंशन कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रही है उसकी ऑलरेडी, कोई किसी इंटरवेंशन पे तो नहीं है, पता लगे हम फीवर और डायरिया के लिए डील कर रहे हैं और पता लगे पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, हमने ओवरलोड कर दिया, फ्लूइड ओवरलोड दे दिया और पता लगा पेशेंट फेलियर में चला गया। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री में कोई पहले बीमारी तो नहीं है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, सी में क्या हम देखेंगे, एयरवे पोटेंसी देखेंगे। ठीक है, अगर एयरवे पास है तो स्किन देखेंगे, पेलर तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं है, मेंटल स्टेट कैसी है, पेशेंट एजिटेट तो नहीं है, गिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा, उसको पता ही नहीं है, इरिटेबल है, पोस्चर कैसा है, पेशेंट किस तरह से बैठा हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट की कैसे हैं और जनरल कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें हमने एक लुक में आइडिया लगाना है। फाइंड में क्या है, रेस्पिरेटरी केयर हम देखेंगे पेशेंट को, हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी केयर कैसी है, एडिक्यूसी ऑफ ऑक्सीजन कैसी है, पेशेंट का सेचुरेशन लेवल कैसा जा रहा है, पेशेंट की पल्स कैसी है। ये जो हमने बाद में काम करने हैं, असेसमेंट्स करनी है वाइटल साइंस वगैरह के, ये वो है। ब्लड प्रेशर कैसा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, कॉन्शियस लेवल कैसा है, मॉनिटर करना है फॉर चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव, आपने इसको असेस करना है। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड प्लानिंग फॉर द पेशेंट केयर इन आईसीयू और सीसीयू जब आप करोगे तो क्या होगा, ए बी सी डी ई, आपने मॉडल को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, जब आप असेस कर रहे हो पेशेंट को और पेशेंट को की केयर प्रोवाइड करने लगे हो या प्लान करने लगे हो सीसीयू या आईसीयू में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एयरवे है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, डिसेबिलिटी है, एक्सपोज टू एग्जामिन है। ठीक है, ए बी सी डी ई मॉडल को आप बहुत ज़्यादा केयरफुली देखोगे। एयरवे क्या है, सबसे पहले आप देखोगे पेटेंट है या नहीं, यानी कि पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है, सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर एयरवे डला हुआ है तो एयरवे कैसा है, अपनी पोजीशन पे है या नहीं, अगर नहीं है तो ईटीटी है तो ईटीटी किस प्लेस पे पड़ी हुई है, दोनों तरफ बायलैटरल एयर एंट्री है या नहीं। एक्टोपी में, एक्टोपी होता है बेसिकली, एक्टोपिक बीट्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था इसी से रिलेटेड। एक्टोपिक बीट्स होती हैं, एबनॉर्मल एक बीट आ जाती है, नॉर्मल इसीलिए चल रही है पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है, सारे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं।
एक 12 लीड ईसीजी में PQRST आ गया, PQRST आ गया, 3 नॉर्मल रिदम आ गया, लेकिन अचानक से एक बड़ी सी बीट आ गई है, फिर चलता आ रहा चलता आ रहा, फिर अचानक से एक अबनॉर्मल सी बीट आ गई है। तो ये चीज क्या है, ये एक्टोपिक कहलाती है। ठीक है, और क्या है कि अब ये एट्रियल भी होती हैं एक्टोपिक्स, ठीक है, और वेंट्रिकल्स भी, वेंट्रिकुलर भी होती हैं। जो एट्रियल होती हैं एक्टोपिक्स, वो नैरो, वो होती हैं, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स नहीं होता उनके, नैरो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो वेंट्रिकुलर होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो है वो होती हैं, वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस की होती हैं। ठीक है, अब क्या है, इनको पीवीसीज भी कहते हैं, पीवीसी, यानी कि प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर वेंट्रिकल की होगी तो उसे पीवी कहेंगे, पीवीसी। अगर एट्रियल होगी तो उसे एट्रियल बोलेंगे। तो इसे एक्टोपिक बीट भी कहते हैं। एक्टोपिक, ये तो एक्टोपी लिखा हुआ है ना, तो एक्टोपिक भी कहते हैं, एक्टोपिक बीट भी इसको बोला जाता है, पीवीसीज भी बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बीट्स होती हैं। और फिर आगे इनकी फर्दर एक और आता है, इनकी, इनको सब कैटेगराइज किया गया है कि ये दो के बाद आए, दो कॉम्प्लेक्स के बाद एक आए तो इसे ट्राइजेमिनी कहते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स के बाद एक आए तो इसे बाइजेमिनी कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आया और फिर ये आई एक्टोपी आई, फिर एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आया, फिर ये आई, तो ये बाइजेमिनी होती है। और अगर दो के बाद तीसरी बीट ये आए, दो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के बाद तीसरी एक्टोपिक आए, तो उसे ट्राइजेमिनी कहते हैं। ठीक है, इसका एक कंप्लीट मैं आपको एक लेक्चर दूंगी, अभी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। एक मिनट जरा होल्ड करना। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ना आपको वो कर दूँ, उसकी ना पिक्चर आपको शो कर देती, वो पिक्चर अभी नहीं लग रही मेरे से ना इसके ऊपर, और अगर मैंने विंडो शेयर की तो वो लास्ट टाइम वाला इशू होगा। मेरी विंडो नहीं शेयर हो रही, वो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, बाय जैमनी और ट्राई जैमनी, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा क्वाड्री जैमनी भी होता है, यानी कि क्वार्टरली जो आएगा। चलो ये वास्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, असेसमेंट एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया। हाँ चलो, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ग्रुप में मैंने इमेज भेज दिया, ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप लोग फ्री होके देख लो। ठीक है, अच्छा, एयरवे है, ब्रीदिंग है, और सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन में क्या होगा, हम देखेंगे कि पेशेंट पेल तो नहीं है या हेमरेजिक तो नहीं है। अगर पेशेंट पेल है तो इट्स मीन पेशेंट की सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, ऑक्सीजन प्रोफियर नहीं हो रही, पेल भी है और ब्लूइश भी है। और इसके अलावा हेमरेज तो नहीं है। सर्कुलेशन में हम साथ ये भी देखेंगे कि पेशेंट जो है वो ओवर ब्लीड तो नहीं कर रहा। इसके अलावा डिसेबिलिटी क्या है कि ऑल्टर्ड कॉन्शियस लेवल हम देखेंगे पेशेंट का,
कि कॉन्शियस लेवल जो है वो ऑल्टर्ड तो नहीं है, यानी कि पेशेंट डिसोरिएंटेड तो नहीं है, चेंज तो नहीं है पहले से, जैसे पहले कॉन्शियस था वैसे नहीं है अब। और इसके अलावा एक्सपोज टू एग्जामिन में अनसीन हैमरेज तो नहीं है, वुंड लीकेज तो नहीं कोई हो रही है। ये सारी चीज़ें हम उसकी असेस करेंगे, जैसे कि ड्रेन वगैरह में। फिर इसके अलावा हम नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट में क्या देखेंगे, कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग होती है, रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड की जाती है, और कार्डियोवैस्कुलर केयर प्रोवाइड की जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल केयर प्रोवाइड की जाती है, न्यूरोमस्कुलर है, कंफर्ट और रीअश्योरेंस दिया जाता है। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्किन केयर, जनरल हाइजीन एंड माउथ केयर, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज बैलेंस है, बावल एंड ब्लैडर केयर है, ड्रेसिंग एंड वुंड केयर है, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्या है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारा जो हम कार्डिक मॉनिटर यूज करते हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर हार्ट रेट भी आ रहा है, सेचुरेशन भी आ रही है, प्लस आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी केयर में क्या आएगा कि हमने इम्प्रूव करना है ऑक्सीजनेशन को। जब तक ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव नहीं होगी, रेस्पिरेटरी केयर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगी। जैसे कि अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर करते हो। अगर आप पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कि आपने लेसिक्स दिया है ताकि पेशेंट की रेस्पिरेशन थोड़ी बेहतर हो, पेशेंट आपके पास पल्मोनरी एडिमा के साथ या एलवीएफ के साथ था और आप लेसिक्स दे रहे हो कि जो फ्लूइड उसकी चेस्ट में है ओवरलोड हुआ हुआ है वो कम हो जाए, पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाए और फ्लूइड उसमें कम होना शुरू हो जाए। आप यूरिन आउटपुट जब तक सही तरीके से मॉनिटर नहीं करोगे, आप जब तक पेशेंट की सैचुरेशन मॉनिटर नहीं करोगे, तो आपको ट्रीटमेंट की एफिकेसी का पता नहीं लगेगा कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आउटपुट बढ़ेगा और सैचुरेशन भी इम्प्रूव होगी तो इट्स मीन के मेडिसिन इफेक्ट कर रही है। रिकग्निशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ एन एक्सर्बेशन विद रैपिड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट सर्विस, या आपने देखना है, अपने आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि अर्ली जो वार्निंग साइंस हैं किसी भी चीज़ के एग्जर्बेट होने के, रैपिड यानी कि किसी भी चीज़ के बढ़ जाने के, ठीक है, यानी कि किसी भी पेशेंट के सडन क्रिटिकली इल होने पे, सडन सिक होने के जो साइंस हैं, वार्निंग साइंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक पेशेंट है, अचानक से उसका हार्ट रेट ड्रॉप होना शुरू हो गया और सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट हार्ट रेट रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। तो जैसे ही आपने साइन नोट किया तो आप क्या करोगे, हेड को फ्लैट करके फौरन से उसका एम्बो शुरू कर दोगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, और एक आपके साथ सीपीआर शुरू कर देगा, आपने साथ में सीपीआर शुरू करवा देना है। तो दूसरा क्या है कि हमने क्या करना है कि हम जैसे ही इन साइंस को नोट कर लें तो हमें पता हो कि हमें रैपिड एक्सेस करनी है किनको, अप्रोप्रिएट सर्विसेज को। हमें पता हो कि अगला काम क्या करना है, कि वेंटिलेटर और क्रैश ट्रॉली चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फौरन से एम्बो करोगे और सीपीआर शुरू कर दोगे, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे, आपको आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बनेंगे, तब तक आप ये चीज़ें अप्रोच नहीं कर पाओगे। पोजीशनिंग क्या है, फॉलोअर होनी चाहिए पोजीशन, और सक्शनिंग जो है अगर ज़रूरत है तो आप सक्शन करो, ट्रेकियोस्टमी केयर प्रोवाइड करो, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में आपने कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस आपने क्या करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि डिसरिथमियाज वगैरह को देखना है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन देखनी है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट एफिकेसी आपने देखनी है। और इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ एन एग्जर्बेशन विद द रैपिड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट सर्विस आप देखोगे, रिकग्नाइज कर लोगे अर्ली वार्निंग साइंस को, और जो रैपिड एक्सेस होनी चाहिए वो कर लोगे, डिफिब्रिलेटर ईसीजी ये वो ड्रग्स पोजीशनिंग ये सब चीज़ें आप देख लोगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जो न्यूट्रिशनल केयर है उसमें क्या करोगे कि स्पाइन पोजीशन जो है वो प्रीडिस्पोजेस टू गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स एंड एस्पिरेशन निमोनिया है, पेशेंट विद 30 डिग्री हेड अप प्रिवेंट्स दिस, ठीक है। जब आप 30 डिग्री पे रखते हो तो उससे प्रिवेंशन हो जाती है एस्पिरेशन निमोनिया से। अर्ली जो है वो आप क्या करोगे कि अर्ली एंट्रल ट्यूब जो है ट्यूब जो है ट्यूब फीडिंग रिड्यूसेस इन्फेक्शन। अगर पहले ही हम पेशेंट को ट्यूब पास कर देते हैं तो वो इन्फेक्शन के चांसेस कम कर देती है, स्ट्रेस और अल्सर और जीआई ब्लीड के चांसेस कम हो जाते हैं। इमोबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक स्टैसिस, ठीक है, इमोबिलिटी जो है वो गैस्ट्रिक
स्टेटिस की वजह से जो होती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो होती है, सो प्रोवाइड गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट एंड लैक्सेटिव। न्यूरोमस्कुलर केयर में क्या है कि इमोबिलिटी प्रोलॉन्ग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देती है और सेडेशन प्रमोट एट्रोफी और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड फुट ड्रॉप में अगर इमोबिलिटी हो बहुत ज़्यादा देर के लिए या प्रोलॉन्ग न्यूरो, इससे अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम एक जगह पे बैठे रहें और हम हरकत ना करें तो हमारी टांग या पाँव वगैरह वहीं पे सुन्न हो जाता है। तो इसी तरह से जो इमोबिलिटी है जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए की जाती है तो वो न्यूरोमस्कुलर जो है वो ब्लॉकेज करवाती है, यानी कि मसल्स में जो हमारी नर्व एंडिंग जा रही हैं, जो नर्व सप्लाई हो रही है वो उनकी ब्लॉकेज करवा देती है। तो वो फिर उनकी मूवमेंट थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाती है। इसके अलावा सडेशन जो है वो प्रमोट कर देती है एट्रोफी को। एट्रोफी जो है वो क्या करती है, वो मसल्स को सिकुड़ना वहाँ से शुरू हो जाता है और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं उनकी भी वो भी वहीं पे फिक्स हो जाते हैं और फुट जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब जो जो लोग बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जो जिन लोगों को सिर्फ जो है वो लेटे रहने की आदत है या जो बेड रिडन होते हैं, अगर वो बिल्कुल सीधे लेटे रहते हैं तो जब हम उनसे सीधे लेटे रहने के बाद अगर उनकी फिजियो करवाएं और टांगे फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उनसे होती नहीं और वो बहुत पेनफुल होता है, टांग वहीं पे अकड़ जाती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है वो वहाँ पे फिक्स हो चुका है और वो रिलीज नहीं हो रहा, वो टांग को मूव नहीं होने दे रहा। और अक्सर पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं उनके पाँव इस तरह खड़े नहीं होते, फुट उनके नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। उनका ये जो फिंगर वाला जगह है, ये फिंगर पैड है, ये भी बेड के साथ लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपी है, स्प्लिंट है, इसके लिए ज़रूरी होते हैं। कंफर्ट और रीअश्योरेंस क्या है, इसमें क्या है, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट और पेन जो है वो मस्ट बी रिकग्नाइज। पहले आप देख लो कि पेशेंट एंजाइटी में है या डिस्कम्फर्ट में है या पेन में है, उसको रिकग्नाइज करो और रिलीव करो, अश्योरेंस रीअश्योर करवाओ पेशेंट को। फिजिकली उसके मायर्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करो, एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव्स वगैरह उसको दो। इन पर्टिकुलर स्पेशली या खास तौर पे आपने क्या करना है कि एंडोट्रेकियल और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स या ब्लैडर बाउल डिस्टेंशन इन्फ्लेम्ड है, इन सब चीज़ों के लिए आपने उनकी हेल्प करनी है, सेडेशन देनी है या एनाल्जेसिक्स देने हैं। लाइन साइड जो है पेनफुल जॉइंट्स हैं और यूरिनरी कैथेटर्स ऑफन कॉज डिस्कम्फर्ट एंड आर ऑफन ओवरलूड। ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करवाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, हम बहुत इनको इग्नोर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने पेशेंट को कंफर्ट भी देना है और रीअश्योर भी करवाना है कि थोड़ी देर कोऑपरेट करें, ये आपकी ज़रूरत के लिए लगाए हुए हैं, फिर हम इन्हें रिमूव कर देंगे, अभी आपको इनकी ज़रूरत है। इस तरह का पेशेंट को रीअश्योर करवाना है। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट क्या है कि आपने असिस्ट करना है इंटरेक्शन विद अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद टेल द पेशेंट अबाउट द केयर प्रोग्नोसिस जो है वो कैसी है, पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी है, कम्युनिकेट अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस एंड केयर प्रोग्नोसिस टू देयर फैमिली मेम्बर्स। आपने फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को सब बताना है। कम्युनिकेट विद द फैमिली एंड द पेशेंट। आप देखो कि फैमिली के साथ डॉक्टर अगर बात करता है, टाइम स्पेंड करता है, शेयर करता है, या सिर्फ पेशेंट के साथ ही करे, फैमिली के साथ ना भी करे, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होगा, हैंड वॉशिंग जो है वो क्या है, ये वाइटल है। इज वाइटल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन पेशेंट्स, ठीक है। हैंड वॉशिंग जो है वो नोजोकॉमल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है उससे हमें प्रिवेंट करती है, तो हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के हाथ धोए बगैर ही चले जाते हो तो हम इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्प्रेड करते हैं। डिस्पोजेबल एप्रन आपने जो है इसके लिए रिकमेंडेड है। स्टेराइल टेक्निक्स आप यूज़ करो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, गाउन पहनो, स्टेराइल फील्ड इसके लिए यूज़ करो। इज एसेंशियल फॉर ऑल इनवेसिव प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल लाइन इंसर्शन के लिए। आइसोलेशन फॉर ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, इसके लिए आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपने वो करना है, आइसोलेट करना है। फिर उसके अलावा थोरो क्लीनिंग होनी चाहिए बेड स्पेसिस की रूटीनली एंड आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज। स्किन केयर और जनरल हाइजीन और माउथ केयर में क्या है कि कुटेनियस प्रेशर सोर्स जो है वो ड्यू टू लोकल प्रेशर होते हैं। फॉर एग्जांपल बोनी प्रोमिनेंस है, फ्रिक्शन है, मैल न्यूट्रिशन है, अडीमा है, स्किनिया डैमेज है रिलेटेड टू मॉइस्ट और सॉइल्ड स्किन है। तो इसकी वजह से ये सारे जो हैं वो प्रेशर सोर्स वगैरह होते हैं। तो इनसे आपने क्या करना है कि प्रिवेंट करना है, पेशेंट को हाइजीन देनी है प्लस स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, मोबिलिटी करनी है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है मसाज वगैरह से। प्रोवाइड सोप स्पंज बाथ, माउथ केयर एंड जनरल हाइजीन टू द पेशेंट।
प्रेशर जो पॉइंट्स हैं उन पे आप उसका बैकअप करोगे, कैसे टर्न द पेशेंट एवरी 2 आवर्स, ससेप्टेबल एरियाज पे जो है उसको मूव करोगे, प्रेशर एंड असिस्ट टर्निंग, ठीक है, और फिर प्रोवाइड बैक केयर। फिर उसके बाद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज बैलेंस के लिए रेगुलरली असेस करोगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बाय मेंटेनिंग आईओपी चार्ट आप मेंटेन करोगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसीमिया आर कॉमन बट मेंटेन इम्प्रूव आउटकम्स। ब्लैडर केयर में है कि यूरिनरी कैथेटर जो है वो पेनफुल होता है, यूरिथ्रल अल्सर करता है और मस्ट बी स्टेबलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग यूरिनरी कैथेटर केयर। अगर प्रॉपरली इसको लूप बना के हैंग किया जाता है और प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है तो वो अल्सर से फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करता है और ये बहुत डिस्कम्फर्ट वाला होता था पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना है। अर्ली रिमूवल जो है वो रिड्यूस कर देगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। ड्रेसिंग और वोंड केयर क्या है कि रिप्लेस करना है वोंड ड्रेसिंग एज नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद चेंज आर्टीरियल एंड सेंट्रल वेनस कैथेटर ड्रेसिंग एवरी 48 टू 72 आवर्स एज पर नीडेड। आपने 72 आवर्स में आपने 3 टू 4 डेज के बाद आपने उसको चेंज करना है या फिर जैसे जैसे ज़रूरत हो आपको चेंज करना होता है, ठीक है। ये जैसे कि अगर ड्रेसिंग सॉइल हो गई है, अगर उसके अंदर जो है वो स्पिलेज हो गया है, ब्लड उसके ऊपर गिर गया है, तो आपने क्या करना है कि ड्रेसिंग को चेंज कर देना है। कम्युनिकेशन विद द रिलेटिव्स में क्या है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव information from many family members receive information from many caregivers with the different perspective and knowledge। फैमिली में कम्युनिकेट करने के लिए रिलेटिव से क्या है, फैमिली मेंबर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेते हैं अपने रिलेटिव वगैरह से, ठीक है। क्रिटिकल केयर टीम जो है उनका एम होना चाहिए टू बी कंसिस्टेंट इन देयर असेसमेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट जो है वो अनसर्टेनिटीज। आपको जो एक क्रिटिकल केयर प्रोवाइडर है, जो क्रिटिकल केयर टीम है, उसको अब एक तो अपनी कंसिस्ट उसका एम होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रहेगा अपने असेसमेंट के साथ, अपने काम के साथ, अपनी केयर से रिलेटेड, और कोई भी किसी भी टाइप की और ऑनेस्ट रहेगा, किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटीज होती रहे, आपने उसके लिए अपना ईमान जो है वो ख़त्म नहीं करना। ऑल कन्वर्सेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड, जो भी बात हो पेशेंट से रिलेटेड उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चाहे आप ओवर दे रहे हो, चाहे डॉक्टर ने कुछ बोला है या अटेंडेंट ने कुछ कहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हम ले जाना चाहते हैं, हमें लामा कर दें, ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। तो क्या है कि अगर पेशेंट ने मिसबिहेव किया है और पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करें। अगर पेशेंट के रिलेटिव मिसबिहेव कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम उसका बदला पेशेंट से लें, तो हमने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ख़त्म हो गया, एंड हो गया, टाइम भी ख़त्म हो गया। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका, इस लेक्चर से रिलेटेड? चलो ठीक है, आपके एग्जाम का पार्ट है, इसमें से आपका पेपर लाजमी आएगा, ठीक है। अभी आप इसको देख लो, रिवाइज कर लो, तो फिर मैं बताऊँ, ठीक है। एक दफ़ा इसको पढ़ लो। हाँ, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, एससीक्यूज नहीं है। शालामार का जो वेब पोर्टल बना हुआ है शालामार ई लर्निंग का, उस पे होगा। जो लोग रजिस्टर नहीं है अभी तक वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। मेरा वाला ICU 2 वाले पे होगा और मैम अनीस का ICU 1 पे होगा। ICU 2 में मैंने आप सबको रजिस्टर किया हुआ है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है।
एनर्जी की टिप पे भी लगा